Bismillahirrahmanirrahim. Anorectal abscess, presented by Sayyad Ahmed. Introduction. In response to the invading germ, white blood cells gather at the infected site and begin producing chemical called enzyme. That enzyme attack the germ by digesting it. इंट्रोडक्शन है एनोरेक्टल एब्सेस का। तो इन रिस्पॉन्स टू इन्वेडिंग जर्म, वो जर्म्स जो कि इन्वेड करता है ह्यूमन बॉडी में, फिर जब जर्म्स इन्वेड करे ह्यूमन बॉडी में, फिर क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स गेदर एट द इन्फेक्टेड साइट, और वाइट ब्लड सेल उसी साइट में जमा हो जाती है एंड बिगिन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, और वो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको एंजाइम कहते हैं, और वो एंजाइम्स जो है वो इन जर्म्स पे अटैक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, दीज जर्म्स एक्ट लाइक एसिड, killing the germs and breaking them down into small pieces that can be picked up by circulation and eliminated from the body। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स है ये एसिड लाइक काम करते हैं, जो ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो एसिड लाइक जो है ना काम करते हैं और ये इन जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना ब्रेक उनकी जर्म्स के ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, और फिर जो है ना क्या होता है कि ये जो स्मॉल पीसेस है पिक्ड अप बाय द सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में चले जाते हैं और फिर ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी से। अच्छा, क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली दिस केमिकल आल्सो डाइजेस्ट ह्यूमन बॉडी टिश्यूज। ये जो केमिकल है ये ह्यूमन बॉडी टिश्यूज जो है ना वो भी डाइजेस्ट करती हैं। इन मोस्ट केसेस द जर्म प्रोड्यूस सिमिलर केमिकल, और अक्सर जो है ना जर्म्स क्या करता है, सेम जो है ना केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिजल्ट इन थिक येलो लिक्विड, और इसकी वजह से, ठीक है, और इसी जो है ना ये जो रिएक्शन होता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना एक थिक येलो जो है ना लिक्विड सिक्रेशन बन जाती है जिसको हम पस कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि पस कंटेनिंग डाइजेस्टेड एंजाइम्स, इनमें क्या होता है, इस पस में डाइजेस्टेड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड जर्म्स होते हैं। ठीक है, इस पस में डाइजेस्टेड जर्म्स होते हैं, डाइजेस्टेड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं इस पस में। ठीक है, तो अभी ये तो डिफिनेशन हुआ पस का। अब आते हैं एनोरेक्टल एब्सेस पे। एनोरेक्टल एब्सेस क्या है, एज अ पेनफुल कंडीशन इन विच अ कलेक्शन ऑफ पस डेवलप नियर द एनस। क्या चीज़ है, एनोरेक्टल एब्सेस, अ पेनफुल कंडीशन, एक पेनफुल कंडीशन है इन विच कलेक्शन ऑफ पस डेवलप नियर द एनस। एनस के पास जो है ना एक कलेक्शन ऑफ पस हो जाती है जो पेनफुल भी होती है। मोस्ट एनल एब्सेस और रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शंस फ्रॉम स्मॉल एनल ग्लैंड्स, और अक्सर जो है ना ये एब्सेस जो है, ठीक है, ये किस वजह से होता है, रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, फ्रॉम स्मॉल एनल ग्लैंड्स में, एनल ग्लैंड्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, वो फिर उसमें ब्लॉकेज हो जाती है और फिर वो ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे एब्सेस बन जाता है। ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्सेस इज अ पेरिनियल एब्सेस, और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्सेस है, ठीक है, उसको हम पेरिनियल एब्सेस कहते हैं। पेरिनियल एरिया में जो है ना वो एब्सेस बन जाता है। पेरिनियल एरिया इज अ एरिया बिटवीन वेजाइनल ओपनिंग, और जो एनस का ओपनिंग है इसकी बिटवीन जो एरिया है इसको पेरिनियल एरिया कहते हैं, या जो मेल में स्क्रूटम है, स्क्रूटम से लेके जो एनस तक जो एरिया है इसको पेरिनियल एरिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कॉमन जो अक्सर जो है ना यहाँ पे एब्सेस बन जाते हैं, पेरिनियल एब्सेस जिसको कहते हैं। दिस ऑफन अपीयर्स एज अ पेनफुल बॉयल लाइक स्वेलिंग नियर द एनस, और ये जो है ना अक्सर क्या होता है, पेनफुल बॉयल लाइक स्वेलिंग हो जाते हैं कहाँ पे, नियर द एनस। इट मे बी रेड इन कलर, और ये जो है ना जब यहाँ वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, एब्सेस बन जाता है। ठीक है, वो उसमें उसके अंदर जो है ना पस होता है, उसको जो है ना अगर हम एग्जामिनेशन करें, अगर हम एग्जामिनेशन करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, तो ये जो है ना लुकिंग में ये रेड होगा,
और कलर जो है ना कलर में जो है ना ये रेड होगा। वर्म होगा अगर हम टच करें, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा होता है। तो ये जो रेड एंड कलर है और जो वर्म है, वर्मने से ये इन्फ्लेमेशन की साइंस है, ठीक है, और पेन भी है ऑलरेडी। Anal abscess located in deeper tissue are less common and may be less visible। और अगर ये जो एनल एब्सेस है ये अगर डीपर टिश्यू में होता है, ठीक है, जब ये डीपर टिश्यू में बन जाता है तो ये बहुत कम जो है ना होते हैं, और अक्सर अगर डीपर टिश्यू में है तो विजिबल भी नहीं होगा ज़्यादा। अच्छा, ये जो है ना एनोरेक्टल एब्सेस यहाँ पे हो सकता है, जिसको जो है ना सुप्रालिवेटर एब्सेस कह सकते हैं, इशियोरेक्टल एब्सेस कह सकते हैं, इंट्रास्फेंस्ट्रिक एब्सेस कह सकते हैं, ठीक है। पेरिनल एरिया में जो है ना एब्सेस हो सकता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अब एनोरेक्टल एब्सेस की क्या है कि एनल कैनाल हैज 6 to 14 glands that lie in the plane between the internal and external anal sphincter, ठीक है। एनल कैनाल में 6 से लेके 14 तक जो है ना ग्लैंड्स होते हैं, और वो ये ग्लैंड्स जो है ना कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द प्लेन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पेंस्टर। आपको पता है कि एक एक्सटर्नल एनल स्पेंस्टर है, ठीक है, जिसको जो है ना हम बाहर से जो है ना टच भी कर सकते हैं, और एक इंटरनल एनल स्पेंस्टर है कि इंटरनल एनल स्पेंस्टर जब रिलैक्स हो जाते हैं तो डिफिकेशन का प्रोसेस जो है ना इनिशिएट हो जाता है। अच्छा, duct from these gland passes through the internal sphincter and drain into the anal crepts at the dentate line, ठीक है। और जो है ना क्या होता है कि एक इन सब ग्लैंड से जो है ना एक डक्ट पास हो जाता है, ठीक है, थ्रू द इंटरनल स्पेंस्टर, ठीक है। और ये जो डक्ट है ये इंटरनल स्पेंस्टर से जो है ना आगे जाता है, कहाँ पे जाता है, एंड ड्रेन इनटू द एनल क्रेप्ट्स, ठीक है। और एनल क्रेप्ट्स में जो है ना ड्रेन किया जाता है ये जो ग्लैंड्स है, ठीक है, इसके जो डक्ट्स हैं। अच्छा, एट द डेंटेट लाइन, डेंटेट लाइन में जो है ना ये खाली हो जाता है, मतलब ये वहाँ पे ड्रेन किया जाता है। इफ द क्रेप्ट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली ड्रेन इनटू द एनल कैनाल, और ये जो क्रेप्ट है, ये जो डक्ट है, अगर ये स्पॉन्टेनियसली ड्रेन ना किया जा सके, कहाँ पे, एनल कैनाल में, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए, तो फिर क्या होगा। देखो, नॉर्मल प्रोसेस जो है ना ये है कि आपको पता है कि एनल कैनाल में 6 to 14 ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड जो है ना इनसे एक डक्ट आता है, ठीक है, मतलब कि एक वैन लाइक स्ट्रक्चर है, वैन लाइक, ठीक है, जिस तरह की एक रग में खून जाता है इस तरह की एक नाली आती है, ठीक है। और ये नाली जो है ना कहाँ पे खुलती है, क्रेप्ट्स में, जिसको डेंटेट लाइन हम कह सकते हैं, ठीक है। डेंटेट लाइन में ये खुल जाती है। अगर ये नॉर्मली ना खुले, ठीक है, ये ड्रेन ना हो स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद अगर ये ड्रेन ना हो तो क्या होगा, इन्फेक्शन जो है ना इन्फेक्शन होगा, कहाँ पे, इन्फेक्शन ऑफ द इंटरस्फेंस्ट्रिक स्पेस में आकर, और जो इंटरस्फेंस्ट्रिक जो स्पेस है वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो ग्लैंड्स है, जो डक्ट है, वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दिस इंफॉर्मेशन में स्प्रेड अलोंग द इंटरस्फेंस्ट्रिक स्पेस एंड रिजल्ट इन एन इंटरस्फेंस्ट्रिक। ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो सकते हैं, कहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं, इंटरस्फेंस्ट्रिक स्पेस से इंटरस्फेंस्ट्रिक स्पेस में जो है ना ये स्प्रेड हो सकता है, एंड रिजल्ट टू एन इंटरस्फेंस्ट्रिक पेरिनियल और सुप्रालिवेटर एब्सेस। और इसके वजह से, ठीक है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये इन्फेक्शन जो है ना वहाँ से स्प्रेड हो सकते हैं। कहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, पेरिनियल एरिया में जो है ना, पेरिनियल एरिया तक आ सकता है, सुप्रालिवेटर एब्सेस भी बन सकता है, ठीक है। द इन्फेक्शन में आल्सो पास थ्रू द एक्सटर्नल एनल स्पेंस्टर एंड रिजल्ट इन एन पेरिरेक्टल एब्सेस। और ये जो इन्फेक्शन है, ठीक है, ये एक्सटर्नल स्पेंस्टर में भी जा सकता है, ठीक है। और इस एक्सटर्नल स्पेंस्टर में अगर ये चला जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे पेरिरेक्टल एब्सेस जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब आते हैं हम काजेस की तरफ। एन एनल एब्सेस कैन हैव मेनी डिफरेंट काजेस,
ठीक है, डिफरेंट काजेज इसके हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? इन्फेक्शन ऑफ द एनल फिस्टुला, इन एनल फिस्टुला इज स्मॉल सुपरफिशियल टियर इन द स्किन ऑफ द एनल कैनाल। एनल फिस्टुला की वजह से जो है ना ये इन्फेक्शन, एनल एब्सेस हो सकता है, ठीक है। अब फिस्टुला क्या चीज़ है? फिस्टुला हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिस्टुला जो है ना ये है एक स्मॉल सुपरफिशियल टेयर। कहाँ पे? स्किन में। कौन सी जगह कहाँ के स्किन में? एनल कैनाल का जो स्किन है वहाँ में, एनल कैनाल की स्किन में अगर थोड़ी सी जो है ना सुपरफिशियली टेयर आ जाए, ठीक है, तो इस टेयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना ये एनल एब्सेस हो सकते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से भी एनल एब्सेस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या इन्फेक्शंस है, ठीक है, अगर किसी को इन्फेक्शन है और उसने जो है ना थ्रू सेक्स अगर वो किसी और में ट्रांसफ़र हुआ, इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है। आगे अच्छा ये क्यों होगा? ये जो है ना ब्लॉक एनल, अच्छा एक तो काज इसका ये कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी हो सकता है एनल एब्सेस। तीसरा जो है ना इसका क्या है, काज है ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड्स। ये जो 6 to 14 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाएं और इसके जो ड्रेन है नॉर्मली ये ड्रेन करती हैं कहाँ पे? एनल कैनाल में। अगर ये ब्लॉक हो जाएं, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक हो जाती हैं तो वहाँ पे एनल एब्सेस क्रिएट हो सकता है। अच्छा, अब इसकी कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एनल एब्सेस हो सकता है, जिसमें आता है कोलाइटिस, ठीक है। कोलान का जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इसको कोलाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, IBS भी कह सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कौन सी है? सच एज कॉर्न डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID की वजह से भी हो सकता है। बीइंग द रिसेप्टिव पार्टनर इन एनल सेक्स, रिसेप्टिव पार्टनर इन एनल सेक्स का मतलब ये है कि जो है ना जिसके साथ एनल सेक्स किया जाता है, ठीक है, जो मतलब कि जो रिसेप्टर है जो एनल सेक्स को रिसीव करता है, ठीक है, जो एनल सेक्स करवाता है, ठीक है, उसमें जो है ना ये एनोरेक्टल एब्सेस हो सकती है। यूज़ ऑफ द मेडिकेशन सच एज प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन जो मेडिकेशन है इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। सुपरफिशियल एनल एब्सेस आर ऑफन एसोसिएटेड विद पेन यूजली विच इज़ यूजली कांस्टेंट थ्रॉबिंग एंड वोस व्हेन सिटिंग डाउन। इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स में है कि अगर सुपरफिशियल एनल एब्सेस है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है ना पेन हो सकता है, ठीक है। यूजली ये जो पेन है, ठीक है, यूजली क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब रहता है हमेशा। थ्रॉबिंग जो है ना थ्रॉबिंग पेन होता है, ठीक है, और जो है ना मतलब शार्प पेन होते हैं, और ये वर्स व्हेन सिटिंग डाउन, जब बंदा बैठ जाता है नीचे, ठीक है, या कुर्सी पे बैठता है या ज़मीन पे बैठता है, ठीक है, तो जो है ना ये पेन जो है ना वर्स हो जाता है, ठीक है, तेज़ हो जाता है। स्किन इरिटेशन अराउंड द एनस इंक्लूडिंग स्वेलिंग, रेडनेस एंड टेंडरनेस। स्किन की इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, कहाँ पे? स्किन कहाँ पे इरिटेट होगा? एनस, अराउंड द एनस, ठीक है, और जो है ना स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है, रेडनेस भी हो सकती है और टेंडरनेस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके और साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डिस्चार्ज ऑफ पस, पस निकल सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे जो है ना अगर डिफिकेशन के टाइम पे पेन होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एब्सेस है। अब डिफिकेशन के टाइम पे जब पेन होगा तो पेशेंट क्या करेगा? डिफिकेशन को अवॉइड करेगा, टाइमली स्टूल पास नहीं करेगा, तो जो स्टूल का जो रिटेन करने हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, ठीक है, तो उसकी वजह से कंस्टिपेशन हो सकती है। अब जब कंस्टिपेशन हो जाती है तो फिर क्या होगा? कंस्टिपेशन की वजह से जो है ना और मसला ख़राब हो सकते हैं। डीपर एब्सिस में भी एसोसिएटेड विद फीवर, ठीक है, और जो है ना अगर एब्सिस डीपर है, ठीक है, मतलब कि हमने कहा कि डीपर जो एब्सिस है
वो विजिबल भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर एब्सेस डीपर है तो क्या होगा, फीवर हो सकती है। अच्छा, और इसके जो है ना एनोरेक्टल एब्सेस के साथ जो है ना चिल्स भी है, मलेज भी है, ठीक है, मतलब कि सर्दी लग सकती है और पूरी जो है ना जिस्म में दर्द हो सकता है, ठीक है, मसल्स पेन हो सकता है। अच्छा, इसके डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। Usually a clinical evaluation including DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम करेंगे, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इंशाल्लाह हम जब स्किल्स परफॉर्म करेंगे तो हम ये समझ लेंगे कि ये क्या होता है और कैसे होता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, अच्छा, इसमें क्या होगा, इज सफिशिएंट टू डायग्नोज एन एनल एब्सिस। ये जो डीआरई है ये इसके लिए काफ़ी है कि सिर्फ डीआरई में जो है ना एनल एब्सिस डायग्नोज हो सकते हैं, ठीक है। जब एक्सपर्ट बंदा डीआरई करेगा, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, तो वो एनल एब्सिस को डायग्नोज कर सकता है। बट सम पेशेंट में रिक्वायर्ड एडिशनल टेस्ट टू स्क्रीन फॉर, और बाज़ लोगों को जो है ना कुछ और भी टेस्ट चाहिए ताकि जो है ना इसकी जो है ना कंफर्म हो जाए, ठीक है। कुछ और डिजीज़ भी जो है ना अगर है तो इसके लिए जो है ना हम कुछ और भी टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं, डाइवर्टिकुलर डिजीज़ के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं, रेक्टल कैंसर के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ है इसकी वजह से एनोरेक्टल एब्सिस हो सकता है। एंड रेयर केसेस एन एग्जामिनेशन में बी डन अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है। और अगर जो है ना डीआरई पेनफुल है, बहुत पेनफुल डीआरई है, तो हम एनेस्थीसिया दे के भी डीआरई कर सकते हैं। द डॉक्टर में आल्सो आस्क फॉर एन अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एन एमआरआई। और यूजली जब आप क्लिनिकल साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में जो है ना फिर हम ये देखते हैं कि एब्सिस कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कितना जो है ना एब्सिस का एरिया कितना है, कहाँ तक जो है ना ये स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये सारा जो है ना हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कि जो है ना जीआईटी ट्रैक्ट जो है ना इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और भी जो है ना सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिशर्स एंड एनएस, ठीक है, फेस्टोला और फिशर्स जो है ना अकर एंड अप टू 30% ऑफ पेशेंट, द रिस्क इज रिड्यूस्ड बाय अर्ली सर्जिकल ड्रेनेज, ठीक है। फिशर्स हो सकते हैं, फिशर्स मतलब ये कि एबनॉर्मल ओपनिंग, ठीक है, हो सकती है। अच्छा, और ये जो है ना 30% लोगों में होता है, ठीक है। और जो है ना इसका फिशर्स का जो है ना रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका रिस्क हम ऐसे तरीके से कम कर सकते हैं कि अगर हम इसके अर्ली जो है ना सर्जिकल ड्रेनेज करें, ठीक है, और अर्ली डायग्नोज हो जाए। आपने सुना होगा एन अर्ली डायग्नोसिस इज अ बेटर केयर, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी अर्ली डायग्नोज हो जाए तो उसका जो है ना इलाज आसान हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में है तीसरा रिकरेंस, ठीक है, दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। और स्कारिंग, वहाँ पे स्कार पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि ऑलरेडी अगर कहीं किसी को जो है ना कहीं ज़ख्म हो जाता है, ठीक है, तो उसी जगह पे फिर क्या होता है कि स्कार बन जाता है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि एनाल्जेसिक टू रिलीफ पेन, स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि पेन रिलीफ हो, ठीक है। और पेन जो है ना हम पेन रिलीफ जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डिफिकेशन स्टूल पास करते हैं पेशेंट, ठीक है, और वो उसको पेन होगा तो वो स्टूल पास नहीं करेगा पेन की वजह से, फिर इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, ठीक है। इन इसलिए हम एनाल्जेसिक देते हैं। वैसे भी अगर पेन है वो जो है ना बैठने के, अगर पेशेंट जो है ना बैठते हैं तो पेन वर्सन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, सख्त हो जाता है पेन, तो जो है ना हम एनाल्जेसिक्स देते हैं ताकि पेन रिलीफ हो। अच्छा, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि जो है ना पेशाब को रोक के रखते हैं, बड़ा पेशाब को, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए हम फिर क्या देते हैं, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, ठीक है। क्या अगर कॉन्स्टिपेशन होगा जो है ना स्टूल हार्ड होगा,
ठीक है। तो अगर स्टूल जो है ना हार्ड होगा, तो स्टूल जब हार्ड होगा और डिफिकेशन होगी तो ज़्यादा पेन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम स्टूल सॉफ्टनर जो है ना देते हैं, लेक्सेटिव, ठीक है, लेक्टलोज एंड सोडियम फिकुसल्फेट, ठीक है, ये स्टूल सॉफ्टनर है। एंटीबायोटिक टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। और एंटीबायोटिक हम देते हैं ताकि जो है ना जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है, उसको हम किल कर सकें। एंजाइटिक टू रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपको पता है कि अगर जो है ना इसके जिसको जो है ना कहीं एनोरेक्टल एब्सेस होता है, ठीक है, किसी को जो है ना अगर वैसे भी जीआईटी से रिलेटेड और जो है ना फिर रेक्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो ये बहुत एंजाइटी जो है ना काज करती हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को जिनको एनोरेक्टल एब्सेस है, उनको ऑलरेडी जो है ना एंजाइटी बहुत होगी, सर्जरी के लिए भी अगर प्लान करते हैं तो जो है ना एंजाइटी हो जाती है। तो इसमें हम एंजोलाइटिक देते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना उसको स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव कर सकें हम। इसकी सर्जिकल एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि प्रॉम्प्ट सर्जिकल ड्रेनेज अंडर लोकल और जनरल एनेस्थीसिया एज द ट्रीटमेंट फॉर एनोरेक्टल एब्सेस, ठीक है। जो है ना हम सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे, ठीक है, अंडर लोकल और जनरल एनेस्थीसिया, या जो है ना लोकल देंगे या जीए जीए जो है ना जनरल एनेस्थीसिया को कहते हैं, और लोकल जो है ना यूजली जो है ना लोग प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कहते हैं लोकल एक्टॉम के, मतलब अगर कहीं भी लोग लोकल कहते हैं तो आप समझ लो कि ये लोकल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। या स्पाइनल कहते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो है ना या लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में जो है ना हम क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। ड्रेनेज में भी डन बाय मेकिंग एन इंसिजन, ब्रीडल स्टैब इंसिजन कहते हैं, ठीक है। और ड्रेनेज कैसे करेंगे कि जो है ना क्या करेंगे कि एक इंसिजन देंगे, ठीक है, जहाँ पे एब्सेस है वहाँ पे इंसिजन देंगे तो ड्रेनेज हो जाएगी। फॉर एब्सेस दैट हैव स्प्रेड टू बोथ साइड्स ऑफ पेरिरेक्टल एरिया, ठीक है, हार्शू जिसको कहते हैं, ठीक है, हार्शू एब्सेस। हार्शू जिस तरह के हार्स की जो है ना वो होता है, उसके दो साइड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के इसका जो है अगर जो है ना दोनों साइड पे चला जाता है, स्प्रेड होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सेपरेट स्टैब इंसिजन, ठीक है, दोनों साइड पे हम इंसिजन देंगे, ठीक है, टू अलाउ कंप्लीट ड्रेनेज टू ऑकर, ठीक है, ताकि जो है ना जो एब्सेस है उसको हम कंप्लीटली ड्रेन आउट करें। The wound may then be packed with medicated gas, ठीक है। और जो wound है, ठीक है, इंसिजन के बाद जो वुंड है इसको हम मेडिकेटेड गैस के साथ जो है ना पैक करते हैं, विच कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 24 आवर फॉलोइंग द प्रोसीजर। और जो है ना ये हम 24 घंटे प्रोसीजर के 24 घंटे बाद इसकी जो है ना हम पट्टी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ अ फिस्टुला इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर फिस्टुला है, एन इंसिजन एनल फिस्टुलॉटमी may be made using an electrically heated needle, ठीक है, इलेक्ट्रोकटरी भी कहते हैं। अगर फिस्टुला है तो इंसिजन हम देंगे, एनल फिस्टुलॉटमी करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो है ना एक इलेक्ट्रिकली हीटेड नीडल होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली हीटेड नीडल से जो है ना हम क्या करेंगे, उसको जो है ना हीट अप करेंगे, ठीक है। और जो है ना इसकी वजह से अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो जो है ना फिस्टुला हील हो जाएगा, ठीक है। ये था सर्जिकल मैनेजमेंट किस चीज़ का, एनोरेक्टल एब्सेस का। अब आते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर एनोरेक्टल एब्सेस के लिए, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ पस, ठीक है। एक्युमुलेशन पस एक्युमुलेशन की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट पेन भी हो सकती है, ठीक है। डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ फ्लूइड सेकेंडरी टू फीवर। फीवर के वजह से जो है ना बंदा अगर इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ऑलरेडी, और अगर फीवर होगा तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। तो हम जो है ना फिर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना फिर हम डायग्नोस बना सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोस। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट,
ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट है। और लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होगा? क्योंकि जो है ना पेशेंट एंजाइटी में है, तो एंजाइटी में लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, ठीक है। और या जो है ना पेशेंट को जो है ना खाने से अक्सर इस तरह के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है ना एनोरेक्सिया हो जाता है, ठीक है। और या जो है ना वो ज़्यादा खाना जो है ना नहीं खाते हैं, बेशक अगर उनको भूख भी लगी है, क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो है ना फिर डिफिकेशन स्टूल पास करने के जो है ना नीड होगी, इसलिए वो लोग जो है ना ज़्यादातर अक्सर जो है ना खाने को मिस करते हैं, ठीक है, खाना नहीं खाते, ताकि जो है ना उनको स्टूल पास करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब स्टूल पास करते हैं तो उनको पेन होता है। एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। और जो है ना इस तरह पेशेंट को क्या होगी? एंजाइटी होगी। एंजाइटी क्यों होगी? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज क्यों होगा? क्योंकि जो है ना डिजीज प्रोसेस के बारे में एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज, पेशेंट को नॉलेज नहीं है, ठीक है, डिजीज प्रोसेस के बारे में, इसलिए पेशेंट को एंजाइटी है। क्योंकि एविडेंस इसके ये है कि पेशेंट जो है ना बार बार सवाल करता है, ठीक है, कि मुझे कौन सी बीमारी है, ये कब तक ठीक होगी, इसका इलाज क्या होगा, ये दोबारा तो मुझे नहीं होगा, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। इस तरह के अगर पेशेंट सवाल करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को बीमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नर्सिंग इंटरवेंशन, अच्छा, एसेस द लेवल ऑफ पेन, लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। हम जो है ना पहले तो पेन जो लेवल है उसको असेस करेंगे, ठीक है, लोकेशन असेस करेंगे कि कहाँ पे पेन हो रहा है, पेन की इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कब से जो है ना पेन हो रहा है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड प्रोमोट रेस्टफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो है ना पेन को फिर हम कम कैसे करेंगे कि कंफर्टेबल पोजीशन को जो है ना क्लाइंट को जो है ना हम एडवाइस करें कि जिस तरह के अगर किसी को एनोरेक्टल एब्सेस है तो उसको जो है ना वो बैठ नहीं सकेगा, ठीक है, तो हम ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन जो है ना वो दिलवा देते हैं, ठीक है, पेशेंट को ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देते हैं या बैठा देते हैं ताकि उसको जो है ना पेन ज़्यादा ना हो, ठीक है। और रेस्टफुल एनवायरनमेंट जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि एनवायरनमेंट जो है ना रेस्टफुल, वो अगर रेस्ट करना चाहे तो जो है ना आराम से जो है ना वो आराम कर सकता है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज एडवाइस बाय द फिजिशियन, वो प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, जो प्रिस्क्राइब पेन किलर मेडिकेशन है वो आप एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो है ना पेन रिलीफ हो। अच्छा, मोनिटर पेशेंट फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की जो है ना हम पेशेंट को मोनिटर करते हैं, ठीक है। स्टेक एंड टेक आउटपुट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, और जो है ना इनटेक और आउटपुट के जो है ना रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं। फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज ऑर्डर, और जैसे आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप कितने फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड आप एडमिनिस्टर करें तो आप वो एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड लिक्विड डाइट रिच इन प्रोटीन एंड हाई कैलोरिक डाइट, ठीक है, प्रोवाइड लिक्विड डाइट, ठीक है, लिक्विड डाइट ज़्यादा देंगे हम, ठीक है, रिच एंड प्रोटीन, ठीक है, ताकि प्रोटीन जो है ना रिच एंड प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है ना क्या करते हैं, वुंड हीलिंग जो है ना प्रमोट करते हैं, ठीक है। एंड हाई कैलोरिक डाइट, और हाई कैलोरिक डाइट हम देंगे, ठीक है, मतलब कि वो डाइट देंगे जिसमें कैलोरीज और प्रोटीन ज़्यादा है। इनकरेज पेशेंट टू असिस्ट एंड डूइंग ओरल केयर, और ओरल केयर में जो है ना हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे और इनकरेज करेंगे कि आप अपनी ओरल केयर करें। मोनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, और आउटपुट इनटेक और आउटपुट चार्ट जो है ना हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, मोनिटर करेंगे फिर साथ साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लेके स्ट्रक्ट जो है ना मेंटेन करना है, ठीक है। अगर हम मेंटेन करेंगे उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे कि क्या चल रहा है, मतलब कि जितना पेशेंट का जो आउटपुट है और जो इनटेक है वो लिख लेंगे हम। एसेस द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है, हमने नर्सिंग डायग्नोसिस में कहा था कि पेशेंट को एंजाइटी भी है, ठीक है, तो एंजाइटी लेवल हम पेशेंट का एसेस करेंगे। एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज कंडीशन एट द लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, और जो पेशेंट का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है
अगर पेशेंट एजुकेटेड है तो आप अगर मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप मेडिकल जार्गन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसको जो है ना वो करें, क्या कहते हैं, मतलब कि इनकरेज करें कि अगर उसके जहन में कोई सवाल है तो वो आपसे पूछें, ठीक है, सवाल पूछें आपसे, ठीक है। और जो है ना जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसके बारे में आप पेशेंट को बता देंगे कि ये जो है ना इस तरह के एनोरेक्टल एब्सेस इसको कहते हैं, ये इसी वजह से हो सकते हैं, इसकी काजेज बताएंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे, आप कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे और इसके प्रिवेंशन के बारे में आप बताएंगे। फिर अभी जो ट्रीटमेंट उसका प्लान किया जा रहा है उस ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। अच्छा, और इनकरेज टू वेंटिलेट फीलिंग एंड क्लियर डाउट एफ एनी। और आप पेशेंट को बताएं कि अगर उसका जो है ना कोई फीलिंग्स इस तरह के हैं जो कि वो पूछना चाहते हैं या कोई डाउट्स है, ठीक है, कोई शक है कि वो दूर करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इनकरेज करें वो पेशेंट को कि वो पूछें, ठीक है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा जो है ना टॉपिक एनोरेक्टल एब्सेस का। बराए मेहरबानी जो है ना सब ये थोड़ी सी कोशिश करें, मेहनत करें, इसको पढ़ लें। अगर फिर भी जो है ना इसमें कोई मसला है आपको, या जो है ना कोई चीज़ समझ नहीं आती, या कोई जो है ना वर्ड समझ नहीं आता, या जो है ना इसका एक जनरलाइज आप इसका मकसद नहीं समझ पाते, तो फिर भी आप मुझे बताएंगे। मैं 10 बार भी एक लेक्चर बना सकता हूँ, 20 बार भी बना सकता हूँ, जितने बार आपको समझ ना आए उतने बार मैं आपको लेक्चर बना सकता हूँ। तब तक मैं बना सकता हूँ, तब तक मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ जब तक आपको समझ ना आए, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझा सकूं, और ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको समझें और इसको टाइम दें, ठीक है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसको टाइम नहीं देंगे, तो आपका जो है ना कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, ठीक है। हम अगर जो है ना आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते हैं, ठीक है, अपनी वीडियो लेक्चर बनाते हैं, पीपीटीज बनाते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि जो है ना इसको पढ़ें। अगर जो है ना हम कुछ नहीं कहते हैं आपको सवाल करने में, ठीक है, कि आप सवाल मत करें, या जो है ना आप ऐसा करें, आपने सवाल क्यों पूछा, ऐसा सवाल क्यों पूछा, तो आप क्यों जो है ना हेजिटेट होते हैं। आई आई रियली इनकरेज यू गाइस टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। मुझे अगर जो है ना किसी को अगर एक्सेस नहीं है, तो अभी तो लॉकडाउन हो गया है, तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी अगर कोई भी मसला है तो वो मुझसे सवाल पूछे, यहाँ पे यूट्यूब की कमेंट्स में पूछें। मैं आपको इंशाल्लाह आपकी जो क्वेरी है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे नहीं आता है किसी और से कंफर्म करके, लेकिन आपको समझाऊँगा, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा गाइस, और टाइम निकाल के जो है ना लेक्चर पढ़ लीजिएगा। ये लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे हम कंसेक्टिवली लेक्चर जो है ना अपलोड किया करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी लेक्चर में, ये लाजमी नहीं है कि मैं अगर एक लेक्चर में बता दो कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछे, तो आप उसके बारे में जो है ना सवाल पूछेंगे, और जिस लेक्चर में मैं ना बताऊं तो उसमें सवाल नहीं करेंगे, नहीं, ठीक है। ये मैं आपको याद दहानी कर रहा हूँ कि जिस भी लेक्चर में एच ए की, या जो है ना एच एन की, या कोई और भी लेक्चर हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप उनसे सवाल करें, बार बार सवाल करें, मैं आपको इंशाल्लाह बार बार बताऊंगा, और जो है ना कोशिश करूंगा ताकि आपके जो है ना जो डाउट्स हैं और जो क्या कहते हैं क्वेरी हैं उसको मैं क्लियर करूं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।